हाय गाइस, वेलकम बैक इन टारगेट स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड स्टील ड्राइंग के सब्जेक्ट के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, अ स्टील रॉड ऑफ 20 मिलीमीटर डायमीटर इज यूज्ड एज अ टाई मेंबर इन द रूफ ब्रेसिंग सिस्टम। एक छत के ब्रेसिंग सिस्टम में एक स्टील रॉड यूज किया गया है जिसका जिसका व्यास 20 मिलीमीटर है एंड मे बी सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड लोड। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ द मेंबर। रूफ ब्रेसिंग सिस्टम में टाई मेंबर के रूप में 20 मिलीमीटर डाया का एक स्टील रॉड का उपयोग किया जाता है। यह हवा के भार के कारण प्रतिबल के संभावित उत्क्रमण के अधीन हो सकती है। मेंबर की अधिकतम अनुमन्य लंबाई कितनी होगी। व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ द मेंबर। यहाँ से आपको लेंथ पूछा गया है। देखिए, वैल्यू केवल रॉड का डाया दिया गया है, ठीक है, और उस मेंबर का हमें लेंथ निकालना है, मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, आप जानते होंगे एक सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? SR इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ अपान में मिनिमम लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन R मिनिमम। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। SR बराबर क्या होता है? L अपान R मिनिमम, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है। वो कंडीशन क्या है? देखिए, वो कंडीशन ये है कि रूफ ब्रेसिंग सिस्टम है ये, और एक रूफ ब्रेसिंग सिस्टम में जो टाई मेंबर का सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो 350 होता है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, रूफ ब्रेसिंग सिस्टम में टाई मेंबर का सिलेंडरनेस रेशियो 350 होता है। तो यहाँ पर हम सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 350 रख देंगे, ठीक है। रख दीजिए 350 बराबर L अपान R मिनिमम। अब इस इक्वेशन में देखिए, हमें L की वैल्यू फाइंड आउट करना है और R मिनिमम का वैल्यू हमें नहीं पता है। अगर R मिनिमम का वैल्यू हमें पता चल जाए तो स्मॉल l का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा? 350 इंटू R मिनिमम। अब हमें R मिनिमम निकालना है, तो R मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है? पहले R मिनिमम निकाल लेते हैं। R मिनिमम बराबर होता है √I अपान A। √I अपान A। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड A क्या है? एरिया, क्रॉस एरिया। तो दोनों का फॉर्मूला आप यहाँ पे रख दीजिए। ये रॉड कैसा है? सर्कुलर शेप में है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी की पावर 4 बटे में 64, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर √ इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 64 काटेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 16 हम 64, और डी स्क्वायर से d4 काटेंगे तो डी स्क्वायर बचेगा। यानी कि ऊपर अगर देखा जाए तो क्या बचेगा हमारा? इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। हमारा ऊपर बचेगा R मिनिमम निकालते समय √d स्क्वायर बाई 16। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? D का वैल्यू भी रख दीजिए। D का वैल्यू है, यहाँ पे देखो डायमीटर दिया गया है, 20 mm डाया दिया गया है, ठीक है। तो 20 mm का स्क्वायर करेंगे आप, 20 mm का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर बटे में 16। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या 20 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, बटे में 16 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसे कैसे 4 पंचे 20, 5 आ गया।
तो आर मिनिमम का वैल्यू कितना आ गया 5। अब वही इक्वेशन में रख दीजिए जो हमने पहले इक्वेशन एक बनाया था, आर मिनिमम बराबर बनाया था ना 350 इंटू आर मिनिमम, सॉरी इफ स्मॉल एल बराबर स्मॉल एल बराबर स्मॉल 350 इंटू आर मिनिमम, तो 350 इंटू आर मिनिमम का बाद वैल्यू 5 रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे 1750 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या सही होगा, आंसर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एज पर IS 800-2007 what should be the maximum slenderness ratio for the tension member in which reversal stress due to load other than wind or seismic forces occurs। यहाँ पर ये एक कंडीशन दिया गया है, वो कंडीशन क्या है कि इंडियन स्टैंडर्ड 800/2007 के अनुसार ऐसे टेंशन मेंबर जिनमें हवा या भूकंपीय बलों के अलावा अन्य लोड भी लगता है, यानी कि इस मेंबर पे हवा का भी लोड लगा हुआ है, एयर का भी लोड लगा हुआ है, भूकंपीय बल भी लगा हुआ है, यानी कि अर्थक्वेक भी लगा हुआ है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ सुपर इम्पोज लोड भी लगा हुआ, अन्य भार भी लगा हुआ जिसके कारण वहाँ पर स्ट्रेस होता है। तो इसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू देखो 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। आप इस चीज़ को याद रख लेंगे, ये इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड में जितनी भी बातें की गई है वो सब याद करने वाली बातें हैं। ठीक है, तो उसका स्लेंडरनेस रेशियो जो मैक्सिमम होता है वो 180 होता है। अगला ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन, द मिनिमम एज डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ प्लेट फॉर सीयर्ड और हैंड फ्लेम कट एज इट। सीयर्ड या हैंड फ्लेम कट के किनारों के लिए किसी भी होल के केंद्र से प्लेट के नियरेस्ट किनारे की जो मिनिमम एज डिस्टेंस और उस एंड के यानी सिरों के बीच की जो एंड डिस्टेंस होती है वो 1.7 टाइम्स ऑफ होल डायमीटर होता है। याद रखेंगे कितना होता है, 1.7 D। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ फेलर इन अ टेंशन मेंबर। निम्नलिखित में से कौन सा टेंशन मेंबर में विफलता का एक तरीका नहीं है। ठीक है, नीचे कौन से ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें फेल नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंशन मेंबर में कभी भी बकलिंग नहीं होता है। कोई भी टेंशन मेंबर है उसमें बकलिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो टेंशन मेंबर में बकलिंग नहीं होता है, बाकी उसके अलावा उसमें ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग हो सकता है, ब्लॉक शियर में फेल हो सकता है, लोकल बकलिंग, ऑप्शन सी लोकल बकलिंग नहीं होगा, ऑप्शन डी नेट सेक्शन रप्चर भी होगा। तो ऑप्शन सी सही है। मैंने भी आपसे बोला कि कभी भी टेंशन मेंबर में बकलिंग की वजह से फेल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ए स्टील प्लेट इज 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 मिलीमीटर थिकनेस। एक स्टील प्लेट है जो कि 25 सेंटीमीटर चौड़ी है और 10 मिलीमीटर मोटी है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल इज 15 मिलीमीटर। यदि उस बोल्ट छिद्र का व्यास 15 मिलीमीटर है, देखिए होल का डायमीटर दिया गया यानी ग्रॉस डाया है ये। द नेट सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट, नेट सेक्शन एरिया निकालना है। तो देखिए नेट सेक्शन एरिया के लिए मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ है आपको। क्या होता है, ए नेट बराबर B माइनस ND इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सबको सेंटीमीटर में लेके चलिए क्योंकि ऑप्शन सभी सेंटीमीटर में ही दिया गया है। तो B का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितना है 25 सेंटीमीटर, माइनस n यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि कितने बोल्ट यूज किए गए हैं, तो एक हम लेकर के चलेंगे। ठीक है,
ये 25 है, -1 इंटू डाया कितना लेके चलेंगे, डाया दिया गया है 15 मिलीमीटर। ऐसी गलती मत करना कि ग्रॉस डाया निकालने लगो 1.5 mm प्लस कर दीजिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये होल का डायामीटर दिया गया है, ग्रॉस डाया ऑफ बोल्ट दिया गया है। तो डी का वैल्यू 15 mm में दिया गया है, सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 1.5 हो जाएगा। इनटू थिकनेस, थिकनेस 10 सेंटीमीटर दिया गया है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 25 में से 1.5 सेंटीमीटर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23.5 सेंटीमीटर बचेगा, इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, ये 235 सेंटीमीटर स्क्वायर। 235 अब ऑप्शन में आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ हुआ है, जो थिकनेस दिया गया है ना, ये थिकनेस एक्चुअल में सेंटीमीटर में नहीं है, ये मिलीमीटर में है, ये 10 मिलीमीटर है। तो इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 का गुना करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 23.5। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, सेंटीमीटर में नहीं दिया गया बल्कि मिलीमीटर में दिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, when only transverse stiffness are provided in a plate girder, जब केवल एक अनुप्रस्थ स्टीफनर प्लेट गर्डर पर यूज करते हैं, द वेव शैल बी कंसीडर्ड एज अनस्टिफनेस, तो वेव को अनस्टिफ में कंसीडर किया जाएगा यदि इफ डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसवर्स स्टिफनेसेज, यदि अनुप्रस्थ स्टीफनर की दूरी होगी। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब हम कोई भी ट्रांसवर्स स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं प्लेट गर्डर में, जब हम प्लेट गर्डर में एक ट्रांसवर्स स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो वेव होती है उस वेव को अनस्टिफ में कंसीडर किया जाता है। कब किया जाता है, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसवर्स स्टिफनर्स इज, तो यहाँ पे दूरी पूछा गया है, जब उसकी दूरी, देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक प्रकार से ये फॉर्मूला वाला कंडीशन ही है पूरा ये, यदि उसका डिस्टेंस जो है आपका, ठीक है, फ्लेंजों के जो बीच की दूरी होती है, मान लीजिए डी है, अगर वो दूरी जो है 3 गुना से अधिक और 5 गुने से कम होता है, 3 गुना से अधिक होता है और 5 गुना से कम होता है, तब यानी d इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 3, जब उसके फ्लैंज के बीच की दूरी 3 गुने से अधिक और 5 गुने से कम होता है, उस कंडीशन में वेव को अनस्टिफ में कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवेट्स इन अ टेंशन मेंबर ऑफ थिकनेस 10 मिलीमीटर। ये टेंशन मेंबर का क्वेश्चन है। तो टेंशन मेंबर में यदि उस मेंबर का जो थिकनेस है 10 मिलीमीटर दे दिया जाए तो उसका मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना लेंगे, रिवेटों के बीच की दूरी कितना लेंगे, रिवेटों के बीच की दूरी कितना लेके चलते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ था इसके लिए 3 फॉर्मूले बताए थे, उसमें उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। मैंने आपको ये बताया था कि टेंशन मेंबर के लिए जो रिवेटों के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो 16T या 200 मिलीमीटर, इनमें जो सबसे कम होता है वही लेके चलते हैं। टेंशन मेंबर के लिए 16T या 200 होता है, और कंप्रेशन मेंबर का यहीं पे अगर क्वेश्चन होता, टेंशन के स्थान पे कंप्रेशन लिख दिया जाता, तो 12T या 200 मिलीमीटर, इनमें जो सबसे कम होता है फिर उसे लेके चलते हैं। तो इससे वैल्यू निकालो, 16 इंटू टी, टी का वैल्यू कितना है 10 मिलीमीटर, 200।
तो ये हो जाएगा 160 मिलीमीटर या 200 मिलीमीटर। इन दोनों में जो सबसे कम होगा वो कहलाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवेट्स। तो यहाँ पर मिनिमम कितना 160 मिलीमीटर, तो डिस्टेंस मैक्सिमम कितना हो जाएगा 160 mm। आंसर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ टेंशन मेंबर एक्सियल टेंशन इज, अंडर एक्सियल टेंशन इज। अक्षीय तनन के अंतर्गत किसी तनन संरचना का अभिकल्पित सामर्थ्य होता है। अगर आपको डिज़ाइन के स्टेप्स याद होंगे तो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। जो नेट ग्रॉस एरिया होता है, नेट ग्रॉस एरिया के इक्वल जो फेल एरिया का कारण होता है वो मिनिमम डिज़ाइन स्ट्रेंथ और अंतिम जोर पर ब्लॉक कर्तन के बराबर होता है। पहला ऑप्शन अगर ध्यान से देखिए, लोवेस्ट ऑफ डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन एंड ब्लॉक शियर एट एंड कनेक्शन। शुद्ध सकल काट के बराबर विफल क्षेत्र के कारण न्यूनतम अभिकल्पित सामर्थ्य तथा अंतिम जोर पर कर्तन। तो मैं इसका एक अलग से आपको बता देता हूँ। जब भी कोई टेंशन मेंबर पर एक्सियल टेंशन फोर्स कार्य करता है, फिर से समझिए, जब किसी टेंशन मेंबर पर कोई एक्सियल टेंशन फोर्स कार्य करता है तो उस पूरे सेक्शन पर एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होता है। उस मेंबर के सेक्शन का जो इफ़ेक्टिव एरिया होता है मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, IS 800 1989 में भी ये बात कहा गया है कि टेंशन स्ट्रक्चर में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है वो 0.6 × Fy होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, लग एंगल इज। मैंने लग एंगल के लिए पहले भी आपको बताया हुआ है कि लग एंगल का यूज हमेशा कहाँ पे करते हैं। लग एंगल का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जब जॉइंट की लंबाई जहाँ कम करनी होती है। जैसे मान लो कोई एंगल है और जॉइंट की लंबाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर हम उस मेंबर को गसेट प्लेट के साथ जॉइंट कर रहे हैं वहाँ पे लंबाई ज़्यादा हो रहा है, तो क्या काम करते हैं वहाँ पर लग एंगल को हम ले करके उसका जो आउटस्टैंडिंग लेग होता है उससे ज्वाइंट करके रिवेट द्वारा हम गसेट प्लेट से ज्वाइंट कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना इसमें कि लग एंगल का यूज वहीं पे करेंगे जहाँ पर सिंगल एंगल यूज किया गया हो और चैनल मेंबर यूज किया गया हो। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि लग एंगल का यूज, देखो दो बातें मैंने आपसे बोला, एक तो ये बोला कि लग एंगल का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पर उसकी जोड़ की लंबाई ज़्यादा हो रही है और वहाँ पर लंबाई कम करना है, तो लग एंगल का यूज करके वहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग उसकी जो बाहरी निकली हुई लेग होती है उसको हम गसेट प्लेट के साथ ज्वाइंट करके रिवेट लगा देते हैं वहाँ पे। तो इसका यूज हम वहीं पर करेंगे जहाँ पर सिंगल एंगल यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, सिंगल एंगल जहाँ पर यूज होगा वहीं पर इसका यूज किया जाता है। एक तो सिंगल एंगल होगा वहाँ पर यूज कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ जहाँ पर चैनल मेंबर होगा वहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी यूज नहीं करेंगे। आ जाइए ऑप्शन में, लग एंगल इज यूज्ड विथ सिंगल एंगल मेंबर। बिल्कुल पहला ऑप्शन तो हमें सही दिख रहा है कि सिंगल एंगल मेंबर के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है नॉट यूज्ड विथ डबल एंगल मेंबर, डबल एंगल में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही यहाँ पे कह रहा है कि डबल एंगल में यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यूज्ड विथ चैनल मेंबर, इसका यूज चैनल मेंबर के लिए किया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा आपका। A short angle used to connect the gusset and the outstanding leg of main member is, लग एंगल कहते हैं। वही मैंने अभी आपसे बोला
कि लग एंगल में क्या होता है, जहाँ पर जॉइंट की लंबाई ज़्यादा होती है वहाँ पर हम लग एंगल का यूज करते हैं। जो इसकी बाहरी निकली हुई टांग होती है, जो बाहरी निकली हुई लेग होती है, उस लेग को हम क्या करते हैं, गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। द नेट एरिया ऑफ राउंड बार्स टू रजिस्ट द टेंशन इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट मिड ऑफ द थ्रेड। हमेशा रूट ऑफ द थ्रेड, रूट ऑफ द थ्रेड पे ही लिया जाता है, ये आप भी जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, परफोरेटेड कवर प्लेट्स आर पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर बिल्ट सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ। जहाँ पर 4 एंगल बॉक्स सेक्शन यूज किया जाता है वहीं पर इसे परफोरेटेड कवर प्लेट वहाँ पर बिल्ट सेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर होल कवर प्लेट होता है विशेष रूप से उन कंपोनेंट्स के लिए उपयोग किया जाता है जहाँ पर हमेशा 4 एंगल बॉक्स सेक्शन यूज होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हेन द लेंथ ऑफ अ टेंशन मेंबर इज टू लॉन्ग, तनन अवयव की लंबाई बहुत अधिक हो जाने पर क्या करते हैं, जब टेंशन मेंबर की लेंथ बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है तो वहाँ पर बार यूज किया जाता है। अ बार इज़ यूज्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, जब टेंशन मेंबर की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे, बार यूज करेंगे वहाँ पे। ठीक है। 14. The allowable stress in axial tension generally kept less if thickness of the member is more than। क्वेश्चन को समझिए पहले। अक्षीय तनाव में जो एक स्वीकार्य प्रतिबल को कम रखा जाता है, यानी एक्सियल टेंशन में जो अलाउेबल स्ट्रेस होता है उसको कम रखते हैं। कब? यदि उस मेंबर की मोटाई 20 मिलीमीटर से अधिक हो तब। ठीक है, ध्यान देना 20 मिलीमीटर से अधिक होता है तभी वो स्ट्रेस को कम रखा जाता है। ऑप्शन डी सही है। When plates are exposed to weather, tracking rivets are provided at a pitch in line not exceeding। जब प्लेट्स मौसम के संपर्क में आती है तो पिच इन लाइन पर टैकिंग रिवेट्स प्रोवाइड की जाती है। कब प्रोवाइड करते हैं? जब कोई प्लेट मौसम के संपर्क में आती है, वेदर के संपर्क में, उसके कांटेक्ट में आती है तो पिच इन लाइन पर हमेशा क्या यूज करते हैं, टैकिंग रिवेट प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब हम टैकिंग रिवेट यूज करते हैं, टैकिंग रिवेट के लिए हमेशा जो पिच होता है बाहरी प्लेट की मोटाई के 32 गुना या 300 मिलीमीटर जो भी अधिक हो उससे कम होता, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। हमेशा टैकिंग रिवेट के लिए ध्यान दीजिएगा आप 32 टी क्या है, जहाँ पर टी बाहरी प्लेट की मोटाई है, या 300 मिलीमीटर, इसमें जो सबसे कम होता है, इसमें जो कम होता है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जहाँ पर बात ये किया जाए कि जब प्लेटें मौसम वातावरण में खुली रहती है, जब प्लेट बाहर एटमॉस्फेयर में रहता है तब वहाँ पिच का जो वैल्यू कर देते हैं हम वो 16 टी या 200 मिलीमीटर, इसमें जो कम होता है फिर उसको लेके चलते हैं। जब वेदर के कांटेक्ट में आता है उसके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस चीज़ को आप सीरियस लेके चलेंगे। वैसे तो 32 टी या 300 मिलीमीटर जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बात वेदर के कांटेक्ट में वो प्लेट आ जाती है तो 16 टी या 200 मिलीमीटर जो भी कम हो फिर उसको लेके चलते हैं।
ये क्वेश्चन आप देख के ही समझ जाएंगे कि आपको नियम रूल्स में भी बताए गए हैं टेंशन मेंबर के। और IAS स्टैंडर्ड वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसे आप रट लिया करो, याद कर लिया कीजिए उसे, जहाँ भी IAS वाली कोड वाली बात की जाए। IAS 800 1971 recommends that in splice plates the number of rivet carrying calculated shear stress through a packing greater than 6 mm thick is to be increased by 2.5% per every। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन स्टैंडर्ड 819/84 के अनुसार ये बताया गया है कि रिवेट वैल्यू के आधार पर जो रिवेट की संख्या होती है उसमें पैकिंग की हर एक 2 मिलीमीटर मोटाई के लिए 2.5% इंक्रीज़ किया जाता है। ध्यान दीजिए, हर एक 2-2 मिलीमीटर की मोटाई के लिए 2.5% इंक्रीज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 2 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ पैकिंग। For double angle carrying tension placed back to back and connected to either side of the gusset plate, the sectional area of the section is equal to the cross sectional area। यहाँ पर एक सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा गया है और आप समझ गए होंगे क्या पूछा गया जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि डबल एंगल की बात की जा रही है, ठीक है, जब उसे बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, गसेट प्लेट के दोनों ओर कनेक्ट कर दिया गया हो। जब दो गसेट प्लेट हैं, मान लो डबल एंगल है, जब डबल एंगल है और गसेट प्लेट के दोनों तरफ कनेक्ट कर दिया जाए तो उसका नेट एरिया कैसे निकालते हैं। डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। ये गसेट प्लेट हो गया आपका, एक एंगल यहाँ पे यूज किया गया है और दूसरा यहाँ पे यूज किया गया है। मान लो यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है, तो इसका नेट एरिया कैसे निकालते हैं। नेट एरिया बराबर होता है ए नेट बराबर टोटल एरिया निकाल लेंगे स्टील टेबल से दोनों एंगल का, माइनस इसमें कर देंगे रिवेट होल्स, एरिया ऑफ रिवेट होल, एरिया ऑफ रिवेट होल। ऑप्शन सी करेक्ट है, द सेक्शन माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल्स। पूरे सेक्शन एरिया में से रिवेट का होल माइनस कर देते हैं। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। इन ए टेंशन मेंबर इफ वन और मोर देन वन रिवेट होल्स आर ऑफ द लाइन द फेलर ऑफ द मेंबर डिपेंड्स अपॉन। टेंशन मेंबर में यदि एक या एक से अधिक रिवेट होल एक रेखा में नहीं है तो अवयव जो मेंबर होता है उसका जो फेलियर होता है किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए पिच पे भी डिपेंड करता है, गेज पे भी करता है, डायमीटर ऑफ द रिवेट होल पे भी करता है, यानी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए।